हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। और जिस टॉपिक को हमने लिया है वो नाउन्स है। और ये जो टॉपिक है आपका, आप सबसे पहले आप लोगों ने अपने बचपन में यही पढ़ा होगा और इसकी डेफिनेशन जो है सबके माइंड में बहुत फ्रेश रहती है। और एक्चुअली यहाँ पर बहुत जरूरी है जब हम आगे बढ़े इस टॉपिक में कि आखिर हम इस टॉपिक में सीखने क्या जा रहे हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बाद अगर किसी टॉपिक ने मुझे चैलेंज किया है वो एक्चुअली नाउन्स है, क्योंकि इसमें आखिर पढ़ाया क्या जाए, बच्चे को क्या समझाया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हर वीडियो में आपको रहता है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं चाहता कि आप नोट्स बनाएं, तो सब कुछ मैं आपके लिए लिख के देता हूं, सो दैट आप जो है सारा ध्यान जो लगाएं इस पर लगाएं कि आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या जरूरी है। तो एक्चुअली एक चैलेंजिंग टॉपिक है और इसको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता जो हम और टॉपिक्स को देते हैं, लेकिन ये आगे जाके आपको पता लग जाएगा कि आखिर इस पर क्या इसका स्टेटस है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है आपके कंपटीशन में। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको काफी दिखाई पड़ेंगे और वहां पर उन क्वेश्चंस को करते हुए एक रियल अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाएगी ये टॉपिक है क्या। तो इस टॉपिक को एक्चुअली इसका साथ सबसे बड़ा जो इश्यू है वो ये है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, आपको आपके पास इसे ट्रांसफर कैसे करूं, तो वो एक कंसर्न है। तो वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा फिर से लेंदी एक जर्नी होने जा रही है आपके लिए और आपको यहाँ पर पेशेंस रखना होगा। तो स्टार्ट कर देते हैं इस टॉपिक को, नाउन्स। और इसको हम जो है जिन पैरामीटर्स पे करने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ नाउन है, जिसके बारे में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और टाइप्स ऑफ नाउन को लेकर अगर मैं डिस्कशन करूं तो मैं एक 2 आवर वीडियो बना सकता हूं, 2 घंटे का वीडियो बना सकता हूं मैं इस पर। लेकिन वो जो डिस्कशन है वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूं, आपके पास जो चीज एक्चुअली सबसे ज्यादा कम है वो है टाइम। टाइम मनी है आप लोगों के लिए। तो हम इसको बहुत ही ब्रीफ रखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होने जा रहा है, आप अपने नोट्स को भी चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ ऐसा ही है, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। ठीक है, ये काफी चैलेंजिंग होगा और इसमें क्या हम सीखने जा रहे हैं वो भी आज आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये वीडियो एक आई ओपनर होगा कि हम नाउन्स को कैसे हैंडल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम लेंगे, हाउ टू फॉर्म प्लूरल नंबर्स। प्लूरल नंबर्स को फॉर्म करना बड़ा आसान है, ये कहना कि हम एक सिंगुलर नाउन में एस ई एस या आई ई एस ऐड कर देते हैं और इसको हम फॉर्म कर लेते हैं। तो एक नए नजरिए से देखिएगा और जब आप इन चीजों को सीखिए तो ऐसे सीखिएगा कि दोबारा इन चीजों को पढ़ना ना पड़े आपको। जब मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, तो डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूं कि आप एक नए रंग में, नए रूप में देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी। ठीक है, तो हाउ टू फॉर्म प्लूरल नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग और एट टाइम्स बोरिंग भी होने जा रहा है। बोरिंग होगा क्योंकि आपके लिए मैं मूवीज प्ले नहीं कर सकता जो यंग एज में काफी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट वुड बी जेंडर। बेसिक इंफॉर्मेशन जेंडर को लेकर हम लोगों ने डिस्कस की है और वो पार्ट हमारा रहा है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में। लेकिन अब हम इसको इसकी एंटाइटी में कंप्लीट करेंगे क्योंकि अब किसी और टॉपिक में हम जेंडर को डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट वुड बी पॉजेसिव केस। एक ट्रिकी एस्पेक्ट है ये, काफी ट्रिकी है ये, और जितना इजी साउंड होता है कि नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा दो तो पॉजेसिव केस बन जाता है, काश ये उतना आसान होता। और दूसरी चीज, हर क्लास का, हर वीडियो का, हर लेक्चर का जो फोकस है वो ये है कि पेपर सेटर आखिर इस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ कैसे मैनिपुलेट करता है और ऐसा क्यों होता है कि हम लोग उस इंफॉर्मेशन को कैच नहीं कर पाते जबकि और स्टूडेंट्स कर लेते हैं। क्योंकि उसका रीजन ये है, और स्टूडेंट जो इसको कर ले रहे हैं वो अंदर से बहुत सीरीन है, बहुत शांत है, वो परेशान नहीं है। तो पॉजेसिव केस भी एक्चुअली एक ऐसा पार्ट है जिसको हमको लगता है कि हमको आता है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे यार हमें तो काफी कुछ नहीं आता था। और एक चीज जो आपका होगा, नाउन मॉडिफायर्स। और इस टॉपिक को, नाउन मॉडिफायर्स को हम लोगों ने एडजेक्टिव में डिस्कस किया है और तब हमने बात की थी नाउन एडजंक्ट की। ठीक है, तो नाउन एडजंक्ट में हम लोगों ने इसको देखा कि कुछ नाउन्स हैं जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं, और जैसे कि स्टेट, गवर्नमेंट, तो वहां पर जो स्टेट था वो एक नाउन ना होके वो एक एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसको करेंगे और इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि ऑलरेडी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं एडजेक्टिव के टॉपिक में, तो काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप इसे इजीली सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हैं जिस पर हम अपने इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं।
नेमली टाइप्स ऑफ नाउन, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है ये हम जानने जा रहे हैं, और जो एक्चुअली इसका सोल है इस टॉपिक का वो ये है, और कंपटीशन ये भी कंपटीशन ओरिएंटेड है काफी, और नॉलेज आपकी बहुत एनहेंस करेगा। तो यहां पर एक आपको कई बार लगेगा कि हम एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ रहे हैं या हम जो है वोकैब के सेशंस कर रहे हैं। तो काफी नॉलेज सेंट्रिक आपका जो पार्ट है वो ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। ये आपका कंपटीशन ओरिएंटेड है। ये भी मतलब डज नॉट मीन, जब मैं कहता हूं कि ये 3 पार्ट जो है प्लूरल नंबर, जेंडर, प्रोग्रेसिव केस जो है, और ऑफ कोर्स नॉन मॉडिफायर्स, ये कंपटीशन ओरिएंटेड है। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि सेकंड जो पैरामीटर है वो नहीं है, वो भी है, वो नॉलेज सेंट्रिक ज्यादा है, और डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आपको टॉपिक को लेकर क्या किस लेवल तक आपने इसको पढ़ाई किया हुआ है। ठीक है, नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ नाउन, वही पुरानी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कि हमारे पास प्रॉपर नाउन होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। और मैं ये हल्का फुल्का आइडिया आपको है, तो छोड़िए इसकी और बातें। तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, कैथरीन है, रिचा है, रुचि है, सचिन है, सहवाग, विराट कोहली है, ये सब प्रॉपर नाउन्स है, आगरा है, दिल्ली है, ये सब प्रॉपर नाउन्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो एक जैसे सब पर लग जाए, जैसे अगर मैं बात करता हूं आगरा की और लेट्स से कानपुर की, तो इन दोनों के लिए जो कॉमन वर्ड है वो है सिटी, ये है। अगर मैं बात करता हूं आगरा की और इंडिया की, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये कंट्री का नाम है और ये एक सिटी का नाम है। तो एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ सेम टाइप, तो सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है, तब होगा। इंडिया और आगरा में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंडिया एक कंट्री है, लेकिन अगर बात करता हूं इंडिया एंड चाइना, तो दोनों में जो कॉमन नाउन है, कॉमन एक टर्म जो दोनों के लग जाएगा वो है कंट्री, इंडिया और चाइना। अगर मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश और मैं कहता हूं आंध्र प्रदेश, तो दोनों को एक वर्ड जो दे दिया जा सकता है वो है स्टेट, तो स्टेट जो है एक कॉमन नाउन होगा। ठीक है, और एप्लीकेबल टू ऑल, तो बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, रिवर, ट्रेन, सिटी एटसेट्रा, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे सर ग्लास आपका कैसे आ गया इसमें, तो देखेंगे ग्लास कैसे आ गया, टेबल कैसे आ गया है, ये सब कॉमन नाउन है। क्योंकि मैंने कहा ना, इस पर बहुत डिस्कशन करने की जरूरत आपको है नहीं, लेकिन वास्तव में कई बार तो मेरा भी मन करता है कि मतलब मैं भी इस पर डिटेल में डिस्कस करूं और आपको ज्ञान की पूरी गंगा बहा दूं आपके साथ, लेकिन मुझे लगता है कि कंपटीशन ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इसके बारे में ज्ञानी नहीं बनना है, आपको बनना है कि हमारी नॉलेज कैसे एनहेंस हो और हमारा जो टारगेट है वो हम कैसे अचीव करें। तो टू कट दिस डिस्कशन शॉर्ट, कॉमन नाउन जो होगा वो एक जैसे दो के लिए लग जाएगा। अगर यहाँ पे रवि है, अगर यहाँ पे हरी है, तो दोनों के लिए मैं कॉमन नाउन दे सकता हूं बॉय। ठीक है, तो कॉमन जो एक जैसे सब पर एप्लीकेबल हो जाए, आसान शब्दों में जो एक जैसी चीजों पर, जो समान चीजों पर लागू हो जाए, और वो लागू होगा समान चीजों पर ही होगा। तो कॉमन नाउन आपका हो गया। देन वी कम टू कलेक्टिव नाउन, नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, ये आर्मी, टीम, क्लास, ज्यूरी, फैमिली, कमिटी एटसेट्रा। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, और मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में इस पार्ट को एक बार फिर से देखिएगा, और वहां पर मैंने थोड़ा सा पार्ट इसको लिया है, और यहां पर तो अलग ही एक नजरिए से इसको पेश किया जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन, नेम गिवन टू एनी ग्रुप, इसको हम लोगों ने रूल नंबर 10, आपका जो एसबीए में रूल नंबर 10 है वहां पर भी डिस्कस किया हुआ है। क्लास एक सिंगुलर नंबर भी हो सकता है, क्लास एक प्लूरल नंबर भी हो सकता है, ज्यूरी एक सिंगुलर नंबर भी है और एक प्लूरल नंबर भी है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, बट क्योंकि नाउन को टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ नाउन के बगैर इस टॉपिक का तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो कलेक्टिव नाउन, नेम गिवन टू एनी ग्रुप, आप जाके रेफर करेंगे रूल नंबर 10 इन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, वो आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। देन वी कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम गिवन टू समथिंग दैट कैन बी फेल्ट बट नॉट टच्ड, कोई भी फीलिंग जैसे कि लव है, एंगर है, हंगर है, काइंडनेस है, माइंड है, ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, विजडम है, इन सब को जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब बात आती है तो यहां पर थोड़ा सा
आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में हम इसे टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो काफी हद तक टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जनरल परसेप्शन कैसा है, हमारी सामान्य समझ कैसी है। तो और डेफिनेटली पेपर सर्चर जो है इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करने जा रहा है वो तो क्वेश्चन भी करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एंड द लास्ट इज मटेरियल नाउन, नेम्स ऑफ मैटर्स और सब्सटेंसेस स्पेशली फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, राइस, मिल्क, सीमेंट, ग्लास। अब आपका ग्लास यहां पर भी है और ग्लास जो है यहां पर भी है, कॉमन नाउन में भी है। चेक करेंगे आगे जाके। अगर जो आपकी खिड़की पर जो लगा हुआ है वो एक मटेरियल है, लेकिन आज जिसमें पानी पी रहे हैं वो ग्लास है। अब ग्लास के भी कई टाइप्स होते हैं। क्या ही कहूं मैं इसके बारे में। वाइन का ग्लास अलग है, मिल्क का ग्लास अलग है, टी कई लोग चाय जो है कप में ना पी के ग्लास में पीते हैं, वो ग्लासेस अलग होते हैं। तो वैरायटी ऑफ ग्लासेस दैट वी हैव। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास जिसको कंटेनर की तरह यूज करते हैं, कंटेनर तो कॉमन नाउन आ जाएगा ग्लास। लेकिन जब हम शीशा बोलते हैं, शीशा मटेरियल, तब ये एक मटेरियल नाउन है। ठीक है। अब यहां पर इस वाले का ग्लास का प्लूरल नंबर बनाया जा सकता है। आई हैव 3 ग्लासेस एट होम। लेकिन अगर हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, शीशा, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो ये इन एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल भी अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं जहां पर इसके बारे में 2.5 घंटे का डिस्कशन किया गया है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो आपको बहुत ज्यादा ओवरलोड करेगा। तो आपको केवल इसी बात पे कन्फाइन कर लीजिएगा इसमें कि हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ नाउन है। प्रॉपर नाउन, किसी विशेष चीज का नाम; कॉमन नाउन, जो एक जैसे सब पर लग जाए; कलेक्टिव नाउन, किसी भी ग्रुप को नाम दे दिया जाए; एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम्स ऑफ फीलिंग्स; एंड मटेरियल, एक जनरल पर्सन, एक आम आदमी इन चीजों को कैसे परसीव करता है वो देखा जाता है। ठीक है। तो जो ग्लास हमारा यहां पर है ये मटेरियल नाउन है, इसका प्लूरल नंबर नहीं बनेगा और इसका प्लूरल नंबर बन जाएगा, ये कॉमन नाउन। तो ये तो आप लोगों ने बचपन से सीखा हुआ है और आगे बढ़ेंगे। देन वी कम टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। इन फैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों के लिए मतलब जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली कम फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड। मैं सीबीएसई और आईसीएसई बैकग्राउंड नहीं बोल रहा हूं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए भी हैं तब भी हमारा जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली में बातचीत होती है, फ्रेंड से बात होती है, रिलेटिव से बात होती है, वो एक्चुअली हम हिंदी में करते हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड, मगर इस बात को ध्यान रखें कि आप किस बोर्ड से आते हैं, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये भी जरूरी है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड है। आपका जो 12th का बोर्ड है वो हो सकता है हिंदी मीडियम हो, रीजनल लैंग्वेज में आपने किया हो, या आप इंग्लिश मीडियम के रहे हो, क्योंकि घर में जो डांट पड़ती है वो हिंदी में पड़ती है। तो इफ नॉट ऑल ऑफ अस, देन मोस्ट ऑफ अस आर एक्चुअली फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड। अब हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से क्या प्रॉब्लम आती है यहां पर, वो ये है कि हिंदी लैंग्वेज में या हमारी रीजनल लैंग्वेज में कई चीजें जो होती हैं वो काउंटेबल है। हिंदी में कई चीजें काउंटेबल है, लेकिन इंग्लिश में वही चीज अनकाउंटेबल है। अब हम कहेंगे सर हम तो इसे काउंट कर सकते हैं, हम इसे काउंट करते हैं। डेफिनेटली आप काउंट करते हैं, और ये आपकी रीजनल लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज की अलग अलग ब्यूटी है, अलग अलग सुंदरता है, हर लैंग्वेज अच्छी है। लेकिन जो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने फिर से बोला, irrespective of the board that you come from, what is more important is the background that you come from, and most of us are coming from Hindi speaking background. ठीक है। तो इस बात को आप एक्नॉलेज करिए कि हाँ सर हम सीबीएसई बोर्ड के तो हैं, लेकिन पापा जब हमको पीटते हैं तो हिंदी में डांटते हैं हमको। ठीक है। तो और कल्चरल डिफरेंसेज बहुत है, क्योंकि लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो बहुत रिफाइंड है, बहुत उनका टेबल कल्चर आता है, और हम लोग जो है बस में भीड़ धक्का मुक्की करते हैं, महिलाओं को उचित सम्मान नहीं देते हैं। तो एक्चुअली हम एक लैंग्वेज उनकी सीख रहे हैं जो एक्चुअली खुद बहुत सिविलाइज्ड है, जिनका एटलीस्ट बिहेवियर तो बहुत अच्छा है। और हम लोगों का बिहेवियर कैसा है, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आप बस में चले जाइए, आपको पता लग जाए। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारी बैकग्राउंड की आती है। हमारी लैंग्वेज में कोई चीज काउंटेबल है, इंग्लिश में अनकाउंटेबल है। हमारी लैंग्वेज में अनकाउंटेबल है, इंग्लिश में काउंटेबल निकलती है। तो ये काफी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें क्या लगता है, हमें जो लगता है वो हमें अपनी लैंग्वेज में लगता है,
इस लैंग्वेज में नहीं लगता है, क्योंकि स्पीकिंग बैकग्राउंड जो है हमारा, जो बैकग्राउंड है वो हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड है हमारा, तो एक प्रॉब्लम होगा। अब इसको ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या आता है, काउंटेबल नाउन्स आर इंडिविजुअल सेपरेबल आइटम्स। अगर मेरे पास बॉयज है तो बॉयज को मैं अलग अलग कर सकता हूं, बुक्स को मैं अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मेरे पास राइस है, राइस या शुगर है मेरे पास, तो मैं राइस के ग्रेन्स, चने के, चावल के दाने को तो अलग अलग कर सकता हूं, लेकिन जितना भी अलग करूंगा, चाहे मैं इतना करूं या इतना करूं, मैंने किया क्या, चावल ही अलग किया, मैंने चीनी इधर करी, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने 18,000 दाने चीनी के जो है मैंने इधर कर दिए, इधर चीनी कर दी, तो चीनी को मैं अलग अलग नहीं कर सकता, एक आम आदमी नहीं करता। अगर आप कोई एक साइंटिस्ट है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू माइट नीड सर्टेन अ डेफिनेट नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस फॉर दैट मैटर। ठीक, कल्चरल डिफरेंस वाला प्रॉब्लम है जो मैं काफी ज्यादा एम्फसाइज करता हूं। तो काउंटेबल नाउन्स आर इंडिविजुअल सेपरेबल आइटम्स, आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वी आर एबल टू काउंट देम विद नंबर्स, ऑब्वियसली 1 2 3 4 कर सकते हैं, यहां पर हम 1 2 3 4 नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमारा ग्लासेस वाला पार्ट था, आई हैव 3 ग्लासेस, मैं कर सकता हूं, लेकिन इसको मैं 3 ग्लासेस नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है। एंड सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स आर पॉसिबल, बॉय बोल सकते हो, बॉयज बोल सकते हो, बुक बोल सकते हो, बुक्स बोल सकते हो, और आगे जाकर आप देखिएगा कितना डिटेल में मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। ओनली सिंगुलर फॉर्म इज पॉसिबल। नाउ यहां पर जब मैं कहता हूं ओनली सिंगुलर फॉर्म इज पॉसिबल, लेट्स से मैं कुछ मटेरियल नाउन्स लेता हूं, जैसे कि आपका एयर है, एयर एक मटेरियल नाउन में जाता है। अब आप कहोगे सर मटेरियल इसका क्या प्रयोग किया जाता है, तो हर चीज को मतलब आप सोचें कि परफेक्ट डेफिनेशन आ जाएगी, वो नहीं है। एयर हो गया, आपके पास लेट्स से आयरन हो गया, आपके पास अगर लकड़ी आप जानते होंगे तो वुड हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ये मटेरियल है और हमारे पास जो है एयर्स भी है, हमारे पास आयरन्स भी है, हमारे पास जो है वुड्स भी है, आप में से कई स्टूडेंट्स को पता होगा कि इनके डिफरेंसेस क्या है, वो हम लेकिन बाद में देखेंगे, डेफिनेटली हम बाद में देखने जा रहे हैं उस चीज को। तो आप कहोगे सर आपने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन में केवल सिंगुलर फॉर्म पॉसिबल है। यस, सिंगुलर फॉर्म पॉसिबल है, और क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये आपका मटेरियल नाउन है, इसका प्लूरल नंबर नहीं बन सकता। इन केस अगर किसी मटेरियल नाउन के नाउन का हमने प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसका जो मीनिंग है इसके मीनिंग से बिल्कुल अलग होने जा रहा है, इनके मीनिंग्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी। तो वुड और वुड्स, ये वुड्स जो है इस वुड का प्लूरल नंबर नहीं है, ये एक अलग वर्ड है, एक अलग मीनिंग्स के साथ आएगा। आयरन्स का, आयरन्स जो है इसका इस आयरन से कोई लेना देना है नहीं। अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें, लोहे की बात करें, तो आयरन से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने ये कहा कि इनका केवल सिंगुलर फॉर्म पॉसिबल है, तो चलिए मैं एक स्टार लगा देता हूं। इनके प्लूरल फॉर्म भी पॉसिबल होते हैं, लेकिन उसके मीनिंग जो होते हैं वो मटेरियल नाउन के मीनिंग से अलग हो जाते हैं। ठीक है, एंड अगला पार्ट जो होगा सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर नाउन, नाउन का मतलब यहां पे सब्जेक्ट से है, एंड प्लूरल वर्ब विद प्लूरल नाउन। और यहां पर जो फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। लेकिन एयर्स जो वुड्स आया वो प्लूरल वर्ब लेंगे, क्योंकि लेकिन और वो मटेरियल नाउन नहीं है। और एक बड़ी प्रॉब्लम, आर्टिकल ए एंड द कैन बी यूज्ड, अगर वो जनरलाइज्ड है तो हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, स्पेसिफाइड है तो आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं तो यहां पर हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते। अगर ये नाउन्स स्पेसिफाई किए गए हैं तो हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, डेफिनेटली हम इसको इलेबोरेट करेंगे, काफी डिटेल में सीखेंगे, लेकिन आपको बेटर आइडिया मिलना चाहिए कि आखिर हम सीखने जा क्या रहे हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स प्रॉब्लम लैंग्वेज की आती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन्स, यहां से प्रॉब्लम आती है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में मैंने भी कहा आपसे कि काउंटेबल नाउन में कॉमन और कलेक्टिव आते हैं, और अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल आते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में जैसे लेट्स सी अगर मैं बोलता हूं, एक वर्ड बोलता हूं जो यहां पे दिखाता हूं, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम है, ड्रीम है, इन चीजों को कल मैंने एक सपना देखा यार, तो सपना देना जरा अपना, तो मैं सपना आपको दे नहीं सकता। ठीक है, तो सपना एक ऐसी चीज है जिसको मैंने फील किया,
लेकिन क्या मैं अपने ड्रीम को काउंट कर सकता हूं? यस, मैं अपने ड्रीम को काउंट कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं आज डे क्या है, आज डे क्या है, तो आप कहेंगे सर आज मंडे है। लेट्स से आज मंडे है, तो मंडे एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मंडे कहां है, क्या मंडे को पकड़ सकते हो? मंडे को पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। फील कर सकते हो ये कौन सा मंथ चल रहा है? सर ये जनवरी चल रहा है। कहां चल रहा है जनवरी? तो इसे फील ही तो कर रहे हैं आप जनवरी को। तो जनवरी एक्चुअली प्रॉपर नाउन है, इसका जो नेचर है वो एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप इसे फील कर रहे हैं। आए समझ में आपको? तो जनवरी हो गया, आपका मंडे हो गया, ये सब आपने सर मेरे 3 घंटे खराब कर दिए, हमारा सर 3 घंटे खराब हो गए। तो ये लो अपने 3 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा। काश ऐसा हो पाता, काश ये कार्टून चैनल होता, तो नहीं हो सकता। तो आवर या मिनट या सेकंड या डे या नाइट, ये सब आप फील ही तो कर रहे हो। डे एक कॉमन नाउन है, एक नाउन डे मंडे के लिए भी आएगा, ट्यूसडे के लिए भी आएगा, लेकिन और डे क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन इसका नेचर कैसा है? नेचर इसका एब्स्ट्रैक्ट है, आप इसे पकड़ नहीं सकते डे को या नाइट को। आप एक पेन को पकड़ सकते हो, पेन को होल्ड कर सकते हो, तो पेन को पकड़ सकते हो, लेकिन डे को, नाइट को, आवर को, मिनट को, वीक्स को, मंथ को आप इन्हें पकड़ नहीं सकते। तो इनका नेचर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। और अगर आपका ये परसेप्शन ही है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है, अनकाउंटेबल नहीं होते ये काउंटेबल भी होते हैं। कन्वर्सेशन, बातचीत, इमरजेंसीज, बिलीफ्स, विश्वास जो है, तो आप इसे काउंट कर सकते हैं। ड्रीम को काउंट कर सकते हैं, एफर्ट को काउंट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को काउंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आप अगर कहेंगे अल्लाह मुझे अपनी प्रॉब्लम दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन्स भी, और यहां पे जो प्रॉब्लम आएगी, इवन दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट टेंजिबल, अपने टच नहीं कर सकते, मैनी ऑफ देम कैन स्टिल बी काउंटेड एज सेपरेबल नाउन यूनिट्स। इनको हम अलग कर सकते हैं। पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, ठीक है, जॉब की प्रॉब्लम, करप्शन की प्रॉब्लम, आप यहां पर कर सकते हैं। एंड दीज नाउन्स लाइक काउंटेबल नाउन्स कैन टेक आर्टिकल ए और एन और कैन बी मेड प्लूरल। नेचर इनका एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन ये काउंटेबल है। जब मैं कहता हूं नेचर एब्स्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि हम इन्हें फील कर सकते हैं, हम इन्हें टच नहीं कर सकते। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग न जाने क्यों मान लेते हैं, या कई लोग बड़ा बोलते भी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। कई चीजें एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन वो काउंटेबल है, और इनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं, इनका प्लूरल में बना सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। दीज आर यूजुअली आइडियाज और एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जैसे ब्रेवरी, ब्यूटी, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। इंटेलिजेंस, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। नॉलेज, मेरे पास 3 नॉलेज है, आप नहीं बोल सकते। ठीक है, हेट की जगह आप कर लीजिएगा हेट्रेड। ये वर्ड जो है अपने नोट्स में भी चेंज कर लीजिएगा, हेट्रेड, घृणा। तो ये घृणा को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन्स हो गया। फिर से नेचर की बात कर रहा हूं मैं। नेचर, इनका जो नेचर है, डे कायदे में एक कॉमन नाउन है, मंडे के लिए भी आएगा, ट्यूसडे के लिए भी आएगा, ठीक है, लेकिन इसका नेचर जो है एब्स्ट्रैक्ट है और ये काउंटेबल है। तो इनफैक्ट इसको छोड़कर कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्यादा ध्यान हमें देना चाहिए वो ये रहा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि इससे हम लोग आर्टिकल का इशू भी देख सकते हैं, हम इससे नाउन का इशू भी देख सकते हैं, तो काफी चीजें हम सीख सकते हैं। तो एक्चुअली जो कंपटीशन ओरिएंटेशन है वो इस पर फोकस करना चाहिए। और जो मैं क्या ही बोलूं, जो लोग फोकस कर रहे हैं वो प्रॉपर है, कॉमन है, ये है, कॉमन कलेक्टिव होते हैं, कलेक्टिव कॉमन होते हैं, इस पे लगे हुए हैं, वो डेफिनेटली अच्छा लगता है सुनने में, बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल रिलीवेंस नहीं है आपके लिए, व्यावहारिकता कोई नहीं है, आपको कुछ एग्जाम में फायदा उससे नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल नाउन्स है, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन्स है। एक चीज और जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी और जो सीखनी चाहिए वो ये है फंक्शंस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो ये तो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में खूब चिल्ला चिल्ला के बोला मैंने कि एक सेंटेंस में जो नाउन है वो एक सब्जेक्ट बन सकता है, वो एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, और वो एक कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। वो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है और कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है ना, तो वही बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन बनेगा, और कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा
वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होगा और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होगा। हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हम क्या यूज कर लेंगे? तो अगर मैं ये बताऊं तो थोड़ा जल्दी होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल्स के टॉपिक में हम इसका काफी यूज करने जा रहे हैं। तो इस समय अगर मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में मुझे आर्टिकल की एरर को आइडेंटिफाई करना है तो डेफिनेटली मुझे नाउन्स को टारगेट करना पड़ेगा, नाउन्स को टारगेट करना पड़ेगा, और एक सेंटेंस में नाउन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये मुझे पता होना चाहिए। तो जो फंक्शंस है, एक नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब बन सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन बन सकता है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। जब हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज तक मैंने कभी भी, इनफैक्ट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में भी मैंने इसको ज्यादा फोकस नहीं किया। मैंने आपको बोला कि वर्ब के बाद अगर हुम लगाओ तो आंसर जो आएगा वो लिविंग आएगा, और वर्ड के बाद जो आएगा वो नॉन लिविंग आएगा, ऐसा करके मैंने बोला है। लेकिन अब क्योंकि हम नाउन के टॉपिक में आ ही चुके हैं तो डेफिनेटली हमें इसके बारे में फोकस करना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, ठीक है ना। अब आते हैं सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द डॉग चेज द थीफ। तो यहां पे द डॉग क्या है? सब्जेक्ट है, और द थीफ इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। डूअर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन, हु चेज द थीफ, द डॉग चेज द थीफ, द डॉग चेज हुम, द डॉग चेज द थीफ। तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं वो पता कर लेंगे, हुम या व्हाट से पता कर लेंगे। लेकिन डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर ले। लेट्स से सब्जेक्ट है और वर्ब है, आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन को रिसीव करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जो एक्शन को रिसीव करे। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसको हम लोगों ने देखा है डायट्रांजिटिव वर्ब में। नाउ यहां पे जो चेंज करने का काम हुआ है, किसे हुआ है? चोर को हुआ है। तो चोर यहां पे इनफैक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ आइएगा इनडायरेक्ट, जैसे समझाया मैंने, वर्ब को कौन रिसीव करता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लेता है। एग्जाम्पल ये आया, रवि पास्ड हरी द सॉल्ट। तो रवि ने पास क्या किया? रवि ने जो दिया वो हरी दिया या सॉल्ट दिया? तो सॉल्ट दिया, सॉल्ट दिया गया। अब वो सॉल्ट किसने रिसीव कर लिया? वो हरी ने रिसीव कर लिया। तो हरी एक्चुअली जो है, ये जो हरी है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो द सॉल्ट क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या? पास किया गया। तो इसको मैंने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में सिखाया कि वर्ड का जो आंसर आएगा वो नॉन लिविंग आएगा, हुम का जो आएगा वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन, जनरली ये पर्सन होता है, या कोई थिंग का मतलब कोई संगठन हो सकता है, बैंक हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, पार्टी हो सकती है, दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो रवि ने पास क्या किया? रवि ने हमें पास किया सॉल्ट, और हरी ने क्या करा? उस सॉल्ट को दिया है। तो हरी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जैसा कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में मैंने समझाया था, और ये एक वर्ब बनती है डाइट्रांजिटिव वर्ब। और डाइट्रांजिटिव वर्ब में जब हमने इसको मोनो में कन्वर्ट किया था, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देखना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं रवि पास्ट, रवि ने पास क्या किया? हरी पास किया या सॉल्ट पास किया? सॉल्ट पास किया। रवि पास द सॉल्ट, तो ये क्या हो गया आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये इस केस में जो है प्रेप का ऑब्जेक्ट है हरी, तो इससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअली हरी को दिया गया है, हरी को पास, हरी सॉल्ट दिया गया है। किसे दिया गया है? हरी को दिया गया है। तो जैसा मैंने समझाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को रिसीव करते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लेता है, ठीक है।
आगे आते हैं और एक चीज और आपके पास आई, वो है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये वाला जो वर्क है और ये जो मैंने लिखा था रवि पास द सॉल्ट टू हरी, हरी जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, तो यहां पर एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रहा आपके पास। ठीक है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बहुत ही क्रूशियल पार्ट होगा आपके लिए जब आप आर्टिकल सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा फंक्शंस और इन्हीं इसी एग्जांपल्स को लूंगा मैं जो यहां पर मैं दे रहा हूं, तो काफी क्रूशियल होगा आपके लिए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बी फॉर्म है, बिकम है और रिमेन, 4 वर्ब्स हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं पहले, रवि इज अ टीचर, फिर से इसको लिखता हूं, रवि इज अ टीचर, लेट्स से ये आइडियली जो है बी फॉर्म है, बी फॉर्म है। रवि बिकेम अ टीचर, रवि रिमेन्ड अ टीचर। ठीक है, ये वाले हमारे पार्ट जो है। तो यहां पर कितने लोग हैं मेरे पास, 2 ही हैं, और हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में देखा था, और जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कई बार ये ग्रामेटिकल स्क्रूटनी पे सही नहीं होंगी। अगर कोई एक प्रोफेसर है जो बिल्कुल ग्रामर की, जिनकी रग रग में ग्रामर है, अगर वो इस लेक्चर को देखेंगे तो बोलेंगे टीचर गलत पढ़ा रहा है, ये पूरे सही ग्रामेटिकल टर्म्स का यूज नहीं कर रहा है। डेफिनेटली मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, एक्नॉलेज करता हूं, क्योंकि मेरा पर्पज आपको ग्रामेरियन बनाने से नहीं है, मेरा पर्पज कंपटीशन में आने वाली इंग्लिश के हिसाब से आपको अलाइन करने का है। ठीक है, तो बी फॉर्म के बाद जब हम बी फॉर्म कहते हैं तो बिकम और रिमेन भी कहते हैं। इसके बाद जो नाउन होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, और रवि और आ टीचर एक ही व्यक्ति है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है एक्चुअली ये दोनों एक ही है। आगरा इज अ सिटी, आगरा इज अ सिटी, इस सेंटेंस में 2 लोग नहीं है, आगरा और सिटी एक ही है ना। इस सेंटेंस को, रवि के टीचर को आप कंपेयर करिएगा इससे, रवि कॉल्ड अ टीचर, इस केस में टीचर अलग है और रवि जो है अलग है, ये 2 अलग अलग लोग हैं, वो ऑब्जेक्ट है। इस केस में जो टीचर है वो रवि ही है, रवि बिकेम अ टीचर, रवि टीचर बन गया, पहले नहीं था, तो दोनों एक ही है। रवि रिमेन्ड अ टीचर, रवि पहले भी टीचर था और बाद में भी टीचर था, व्यक्ति तो एक ही है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को ही पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट को ही पूरा कर रहा है। तो ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और फिर से टू पुट इट सिंपली, टीचर और रवि दोनों एक ही है, इसीलिए इसे कॉम्प्लीमेंट, पूरक कहा जाता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे आइएगा, हरी अपॉइंटेड रवि कैशियर। अब रवि और जो कैशियर है एक्चुअली दोनों एक ही लोग हैं, और इस सेंटेंस में रवि जो है, रवि वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है और कैशियर भी ऑब्जेक्ट है। यहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब में 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये कैशियर जो है रवि ही तो है। तो इस बार जो ये नाउन है कैशियर, ये एक्चुअली रवि को ही पूरा कर रहा है, तो हम इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द कमिटी इलेक्टेड रवि ट्रेजरार। ठीक है, तो रवि और ट्रेजरार जो है एक्चुअली एक ही लोग हैं। ठीक है, और कुछ वर्ब्स हमारे पास है जो एक्चुअली जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। और अगर आपने वीडियो सारे देखे हैं तो हम लोगों ने एक्टिव पैसिव में इसके बारे में डिस्कशन किया है। एक्टिव पैसिव बनाते हुए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म करेंगे तो रवि सब्जेक्ट बनेगा, ना कि कैशियर। और पेपर सेटर आपको कंफ्यूज करने के लिए कैशियर से पैसिव बना देगा, जबकि बनेगा किससे, रवि से बनेगा। ये तो ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट ही है ये, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है, बस कैशियर रवि ही है, ट्रेजरर रवि ही है। ठीक है, अब एक चीज आपको जो नोटिस करनी चाहिए वो ये है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे हमने एक आर्टिकल का यूज किया है क्योंकि ये सिंगल काउंटेबल नाउन है, और कैशियर भी एक सिंगल काउंटेबल नाउन है, लेकिन आर्टिकल एन का यूज नहीं किया। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ आप आर्टिकल एन का यूज नहीं करते। आप जब आर्टिकल द है, अगर इसे स्पेसिफाई कर दिया जाए, हरी अपॉइंटेड रवि कैशियर ऑफ द बैंक, द कैशियर ऑफ अवर बैंक, तो स्पेसिफाई होने पर द ले जाएगा ये। और यहां पर आप ये आर्टिकल ए हटा नहीं सकते। ये डिस्कशन ऑफ कोर्स आर्टिकल में डिटेल में किया जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके पास सब्जेक्ट है,
आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो हम लोगों ने पिछले शीट में देखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आपका आर्टिकल्स का इशू जो है काफी बढ़िया हो जाएगा अगर आप इसे ढंग से सीख लें तो। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इस समय लर्निंग जो है आपने 35 मिनट्स दे दिए मुझे अब तक, तो लर्निंग ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ आप आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ आप आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ वर्ब्स है जो एक्चुअली जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक ना, आप ये एक सेंटेंस है, रवि सेंट द कंपनी एन एप्लीकेशन। रवि ने भेजा, रवि ने क्या भेजा, कंपनी भेजी या एप्लीकेशन भेजा? एप्लीकेशन भेजा। तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये एप्लीकेशन किसने रिसीव कर ली? एप्लीकेशन किसने रिसीव कर ली? कंपनी ने कर ली। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और द जॉब क्या हो गया? ये हो गया प्रेप का ऑब्जेक्ट। रवि क्या हो गया? वो हो गया सब्जेक्ट। तो रवि सब्जेक्ट है, द कंपनी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रवि ने भेजा क्या? रवि ने कंपनी नहीं भेजी, रवि ने एप्लीकेशन भेजी है। तो जो चीज भेजी गई, जो चीज जो एक्चुअली एक्शन को रिसीव करती है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और द कंपनी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और द जॉब ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन हो गया। तो आई होप कि ऑफ कोर्स अभी तक थ्योरेटिकल लग रहा है, लेकिन इन चीजों का हम काफी ज्यादा यूज करेंगे फोर्थ कमिंग सेशंस में। जो आने वाले सेशंस है उसमें इसका काफी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट में वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होगा। और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। कॉम्प्लीमेंट होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होगा और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ आपको आर्टिकल सिंगल काउंटेबल नाउन है तो ए या एन में से कुछ लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड नाउ कम्स द पार्ट जो कि सबसे इंटरेस्टिंग आपके लिए होने जा रहा है, जो बहुत नॉलेज सेंट्रिक है। मैंने कहा ना आपको यहाँ पे बहुत नई नई जानकारियां मिलेंगी, आपका वोकैब एनहेंस होगा। तो हम वी विल किल 2 वर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर से हम 2 निशाने करेंगे, एक तो अपने नाउन के टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे और दूसरा हमारा वोकैब भी एनहेंस होगा। तो किसी भी समय आपको यहाँ पर बोर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक अलग नजरिए से देखेंगे। और ये नॉलेज सेंट्रिक है, आपके पास बहुत नॉलेज आने जा रही है, आपको लगेगा कि यार हमें ये जानना चाहिए था। चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। इनको मैंने 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी जो है वो कौन कौन सी है वो हम देखते हैं यहाँ पे। ग्रुप ए जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं नाउन, इन नाउन्स को हम सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते, अभी आएगा। अब ग्रुप बी में देखिएगा जो लगते हैं प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। अब अगर हम सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट के बिल्कुल बेस लेवल पे आ जाए, बिल्कुल छोटा बच्चे की तरह पढ़े, तो भैया अगर नाउन में एस ई एस या आई एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, हम आर लगा देंगे। नाउन में अगर सिंगुलर एस ई एस या आई एस नहीं लगा हुआ है तो हम इज लगा देंगे, इज लगा देंगे, डज लगा देंगे, ये करते हैं। तो ग्रुप बी में उन नाउन्स को पढ़ेंगे जो दिखते हैं प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। और ग्रुप सी जो आएगा वो दिखते हैं सिमिलर लेकिन है प्लूरल, दिखाई पड़ेंगे सिंगुलर नंबर है लेकिन होंगे प्लूरल। और ग्रुप डी इनका केवल सिंगुलर फॉर्म ही आता है। और यहां पर मैंने कुछ स्टार्स लगाए हुए हैं और 3 स्टार्स हैं, तो शायद आपको 3 स्टार्स लगवा दें आपके यहाँ पे। कस्टम्स में चले जाए, दिल्ली पुलिस में आप बाद में 3 स्टार ले सकते हैं, पहले 2 स्टार ले लीजिए। सीआईएसएफ में चले जाइए, सीआरपीएफ में जाइए, जहां भी आपका मन करता है वहां जाइएगा। और ये एक इसका इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। ग्रुप डी ओनली सिमिलर, इनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता और अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर मीनिंग वेरी कर जाएगा, इसीलिए नॉलेज सेंट्रिक है। ग्रुप ई में आइएगा सेम, सिमिलर एंड प्लूरल फॉर्म। मतलब अगर ये इस कैटेगरी का एक नाउन लिखा हुआ है तो इसके साथ आप इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं। आप इसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप प्रोनाउन दे का प्रयोग भी कर सकते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हमने सीखा आप प्रोनाउन शुड एग्री विद द एंटीसीडेंट इन नंबर, पर्सन एंड जेंडर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। तो यहां पर ग्रुप ई में सेम नाउन है। फॉर एग्जांपल बैरेक्स, अगर मैं लिखता हूं बैरेक्स तो आपका
इसके साथ में एच भी लगा सकता हूं, आर भी लगा सकता हूं, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि भाई ये तो प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आपके लिए, और इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, केवल इस ऑब्जेक्टिव से करी है मैंने कि आपके लिए फायदा हो। और मैं भी एक्चुअली ऐसा कंटेंट डेवलप करना चाहता हूं कि एक बार स्टूडेंट इन चीजों को पढ़ ले तो उसे दोबारा कहीं पढ़ना ना पड़े। ऐसा नहीं है कि आपने यहां पढ़ लिया, फिर आप 4 जगह कोचिंग और ज्वाइन कर रहे हैं, फिर अपने बुक से अपने आप पढ़ रहे हैं, तो मतलब एज ए टीचर मैं फेल हो गया, मैंने सही काम नहीं किया, वो मैं चाहता नहीं। तो ग्रुप ई पे आ गए। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप एफ पे। नाउन डिनोटिंग्स नंबर्स, नाउन डिनोटिंग्स क्वांटिटी। क्वांटिटी में किलोग्राम है, लीटर है, नंबर्स में आपके पास डजन है, 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, मिलियन है, बिलियन है, ये सब आएंगे। इनके साथ कैसे एरर्स फॉर्म किए जाते हैं, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, ठीक है। ग्रुप जी में आइएगा। 2 मीनिंग्स इन सिंगुलर फॉर्म एंड ओनली 1 मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। अगर इस नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में रखें तो 2 मीनिंग्स देगा, कई केसेस में 3 या 4 मीनिंग्स भी आ जाएंगे, लेकिन 2 तो कम से कम आएंगे। लेकिन प्लूरल फॉर्म में 1 मीनिंग आएगा, ठीक। तो ये नॉलेज सेंट्रिक होने जा रहा है। ग्रुप एच में आइएगा। ओनली 1 मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में एक ही मीनिंग है, लेकिन 2 मीनिंग्स इन द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म बना दोगे तो 2 मीनिंग आ जाएंगे। अब वो कौन से मीनिंग में आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। आई आर 2 प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन्स होते हैं जो बनाते हैं 2 प्लूरल फॉर्म, और दोनों के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। तो इन वर्ड्स को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना और उनको प्रेजेंटेबल बनाना। प्रेजेंटेबल का मतलब कलर्स भी देखिए आप, फिर पीपीटी बनाना, पहले आपके नोट्स बनाना, फिर क्वेश्चन ढूंढना, और उसमें 500 प्लस क्वेश्चन ढूंढना एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड वो भी तब जब मैं ये सारा काम अकेले करता हूं। मेरे पास टाइपिस्ट नहीं है, मैं सारी चीजें खुद टाइप करता हूं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और डेफिनेटली आई हैव अ फैमिली, फैमिली को भी देखना पड़ता है। ग्रुप जे जो लास्ट होगा, डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अगर सिंगुलर बना दिया तो मीनिंग अलग है, और प्लूरल बना दिया तो मीनिंग अलग है। इसमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एयर और एयर्स, तो एयर का मतलब अलग होगा, एयर्स का मतलब अलग होगा। तो आप इन चीजों को देखिए, और इसके बारे में फिर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन देखा, बड़ा इजी है। काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में डिस्कशन किया, जहां पर हमें कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से प्रॉब्लम आने जा रही है। फिर हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ अ नाउन देखे, कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है, जिस पर बात हो चुकी है। और अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। एंड ये क्लासेस जो है काफी ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम करेंगी, लेकिन एक टाइम जो होगा, आप जब 40 ईयर्स के हो जाएंगे तो आप कहेंगे, 30 ईयर्स के हो जाएंगे आप कहेंगे दिस वॉज टाइम वर्थ स्पेंडिंग। ये समय था जो हमें यहाँ पर लगाना चाहिए था। अब हम ग्रुप ए में आते हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। ग्रुप ए में मैंने 97 वर्ड्स आपके लिए निकाल दिए। जैसे अब आप देखिएगा, एक वर्ड आपके पास आता है विसिसिट्यूड्स। अब ये नाउन की तरह ऐसा ही आएगा। अब या तो आप इसे रट लो कि भैया विसिसिट्यूड्स जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, आप इसके मीनिंग को मत समझो। अगर मैं आपको दिखाता हूं वर्ड प्रोसीड्स, तो जैसे ही आप वर्ड सुनते हैं प्रोसीड, तो सर आप कहेंगे सर प्रोसीड तो सर जो है एक्चुअली एक वर्ड होता है। अगर प्रोसीड्स है तो आपके पास प्रोसीडिंग्स भी है। तो आखिर क्या डिफरेंस है? तो एक तरीका तो आपके पास ही है, जो जनरली मैंने देखा है टीचर्स को करते हुए, कि वो ऐसे वर्ड लिख के देते हैं, ये वर्ड सामान्यतः प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। अगर मैं यहां कहता हूं बॉक्सर्स, तो आपका मतलब बॉक्सर्स का मतलब क्या होगा? पुजिलिस्ट, जो बॉक्सिंग करते हैं। अगर मैं कहता हूं ब्रीफ्स, तो ब्रीफ्स का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रीफ आपको समझ में आता है संक्षिप्त, ठीक है। अगर मैं कहता हूं वेजेज, तो मतलब क्या है? अर्निंग का मतलब क्या है? ये वाला देखिएगा 69 देखिएगा सेविंग्स। और आपके पास एक और होगा शेविंग्स, ये रहा शेविंग्स, ये थोड़ा छोटा दिखाई पड़ रहा है, 91st है। तो 69 में हमारी एंट्री क्या है? सेविंग्स है, और 91st में क्या है? शेविंग्स है। शेविंग, अब आपको ध्यान में आएगा कि हम दाढ़ी बना रहे हैं यहाँ पे। तो 2 तरीके से है, 2 ऑप्शन है मेरे पास। मैं आपको लिस्ट दे दूं, बेटा आप इनको याद कर लो। और ये वर्ड जो है प्लूरल में आते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, जब भी एक टॉपिक में एंड करता हूं तो लास्ट में लिखा होता है थैंक्स, कभी भी थैंक लिखा नहीं होता। जब भी आप फेसबुक में किसी को लिखते हैं तो आप हमेशा लिखते हैं, सोशल मीडिया पे जब भी लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखते हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं लिखते। ठीक है, अब ये चीजें जो है मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि या तो मैं आपको बोलूं बेटा इनको याद कर लो, या मैं इनको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूं। तो मैंने जो तरीका अपनाया है वो मैंने ये अपनाया है कि मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, एंड टू मेक लाइफ इजियर फॉर यू मैंने इनको लिए आपके पास नोट्स बना के दे दिए मैंने आपको, ताकि आपको लिखना भी ना पड़े। तो बस आप वीडियो को एंजॉय करिए और अपने नोट्स को देखते रहिए, और हो सकता है प्रिंट आउट लेने में आपका थोड़ा खर्चा आ जाए, लेकिन दिस इज मनी वर्थ इन्वेस्टिंग। ये आप निवेश कर रहे हैं अपने नोट्स में, अपने करियर में, जो आगे चलकर आपको काफी बढ़िया आउटपुट देगा। तो इस प्रकार से, और जो ग्रुप्स है इतने लेंथी नहीं है, ग्रुप ए ही जो है सबसे लेंथी है। ठीक है, हम पहला वर्ड लेते हैं यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा जो है इसमें से कुछ आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेज है, जैसे कि हमारे पास शॉर्ट्स है, सॉक्स है, ये हो गया। कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि हमारे पास क्लिपर्स हो गया, और सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, संडासी जिसे बोलते हैं ये, और ये इनकी बात कर रहा हूं मैं। और इनके अलावा भी नाउन बहुत सारे हैं जो आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस नहीं है और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस अगर मैं बात करता हूं जीन्स की, जो दो इक्वल पार्ट से बनती है, अगर आप इसको बीच में से हटा दिया जाए तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनते हैं। कैंची आपने घर पे देखा होगा, कैंची, अब हम बोलते हैं एक कैंची हमने खरीद ली, तो हम यहाँ पे जो कैंची वाला वर्ड जो आया, सीजर्स वर्ड आया, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा 38 पे रहा, सीजर्स वर्ड है। तो इसे इंग्लिश में हम सीजर नहीं बोलते, सीजर्स ही बोलते हैं, एस लगाना पड़ता है, और क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर इशू आता है। कई स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं जो केवल 12th पास करके ही पढ़ने लगते हैं मुझसे। तो मैं चाहता हूं कि मेरा 12th पास स्टूडेंट को भी कुछ नया मिले, और जो ग्रेजुएशन कर चुका है, 3 जगह कोचिंग कर चुका है, उसके लिए भी कुछ नया हो। तो हम जब बात कर रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेज की, तो जीन्स मान के चलिए, जैसे कि हो गया ट्राउजर्स पीछे जीन्स, और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, शीयर्स। और शीयर्स क्या होता है हम देखेंगे, स्केल्स क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, ये सब देखेंगे। स्केल का मतलब तो आपके दिमाग में आएगा पैमाना होता है सर, छोड़िए, हाँ पैमाना होता है, तो सर क्या हम पैमानों की बात कर रहे हैं? शायद नहीं कर रहे हैं, हम कुछ अलग जा रहे हैं, और ये अगली क्लास से आपको बहुत ही नॉलेज मैं आपको देना शुरू कर दूंगा। तो इसमें सिमिलरिटी दिखाने के लिए हमने एक कैंची खरीदी, तो हम ये नहीं कहेंगे आई बॉट आर सीजर्स, आई बॉट आ पेयर ऑफ सीजर्स। मैंने 2 कैंचियां खरीदी, आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स। मैं 2 सीजर्स नहीं बोलूंगा। इसी प्रकार से मैंने 2 जीन्स ली है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं मैंने 2 जीन्स खरीदी है, मेरे पास 2 जीन्स है, तो आप हिंदी में बोलिए ना बोलिए, लेकिन इंग्लिश में आई हैव 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, ऐसे बोला जाएगा। तो इन चीजों को हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास से, आज का जो क्लास है ओरिएंटेशन है नाउन का, और आपको बेटर आइडिया मिल गया होगा कि हम नाउन के बारे में क्या करने जा रहे हैं, और आगे अगले वीडियो से आपकी नॉलेज जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।